हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 16 अगस्त 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन है जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली सब्सक्रिप्शन 499 रुपीज़ का है, मंथली 99 रुपीज़ का है, ना कि 199 रुपीज़ का। एनसीईआरटी का जो सब्सक्रिप्शन है वो 299 रुपीज़ का है। जो 399 रुपीज़ वाला जो ऑफर था वो अब एक्सपायर हो चुका है, तो आप 499 रुपीज़ में ईयरली सब्सक्रिप्शन को अवेल कर पाएंगे। आपको करना क्या है, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोन पे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे, और जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। कल मैंने दो क्वेश्चन पूछे थे, क्रायोस्फीयर के बारे में और सैटेलाइट सिटी के बारे में, और आपसे कहा था कमेंट्स में मेंशन करने के लिए। मैंने कमेंट्स में देखा तो सिर्फ एक ही एस्पिरेंट ने मेंशन किया था उसके बारे में, जिसका नाम है लवलीन शर्मा। तो सबसे पहले मैं लवलीन को थैंक्स कहना चाहूँगा उसके एफर्ट्स के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, जिससे हमारे और आपके बीच में इंटरेक्शन बना रहे। देखिए, मैं नहीं जानना चाहता कि किसी ने ऐसा क्यों नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ बिल्कुल कहना चाहूँगा। देखिए, आपके लिए जो यूपीएससी के लिए आपके अंदर जो आग और पैशन है ना, यूपीएससी की आग और जो पैशन है आपका, वो एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सटर्नल हुआ तब तो बहुत दिक्कत की बात है। क्योंकि एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो अंडा होता है ना, अगर अंडा बाहर से फूटता है ना तो हमेशा ऑमलेट बनता है। तो अगर आपकी आग और पैशन एक्सटर्नल है तो उसका ऑमलेट ही बनेगा। लेकिन अगर अंडा जब अंदर से फूटता है ना तो चूज़ा बनता है, मतलब एक नया जन्म होता है। तो उसी तरह का यूपीएससी की आग और पैशन इंटरनल है, तो समझ लीजिए फिर एक आपका नया ही जन्म होने वाला है। तो चलिए मैं आपको क्रायोस्फीयर और पहले सैटेलाइट सिटी के बारे में बता देता हूँ। और एक चीज़ और कहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी आप एकदम ज़ील और विगर से करिए, मतलब एकदम अपने आप को झोंक दीजिए और चाहे एकदम ठान लीजिए कि इसको तो अचीव करना ही करना है। क्योंकि वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत लोगों ने किया है, तो आप भी कर सकते हैं। चलिए सैटेलाइट सिटी और के बारे में बात करते हैं। सैटेलाइट सिटी देख लेते हैं और क्रायोस्फीयर के बारे में देख लेते हैं। चलिए पहले क्रायोस्फीयर देखते हैं। क्रायोस्फीयर क्या है? देखिए, अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर बॉडी है जो फ्रोजन फॉर्म में, वो उस फ्रोजन वाटर बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रायोस्फीयर। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। सैटेलाइट सिटी क्या होती है ये भी देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये मेजर सिटी है कोई, फॉर एग्जांपल मेजर सिटी ये दिल्ली है, ठीक है। और दिल्ली का जो आउटर एरिया, जैसे मान लीजिए फरीदाबाद और गाज़ियाबाद का भी जो एक्सटर्नल पार्ट है, वो क्या होता है? देखिए, एक तरह से वो ट्रांजिशन फेज़ है। मतलब ट्रांजिशन फेज़ का कहने का मतलब है कि वो रूरल से अर्बन की तरफ बढ़ रहा है, और वो बीच का फेज़ है। ना वो पूरी तरह अर्बन है ना वो पूरी तरह रूरल है। तो वो जो सिटीज़ होती है ना, वो जो एरिया होता है वो ट्रांजिशन फेज़ में होता है, इसीलिए इनको सैटेलाइट सिटी कहते हैं। ठीक है, अब इस सैटेलाइट सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है ये जानना ज़रूरी है। देखिए क्या होता है ना, मैक्सिमम लोग दिल्ली में जाते हैं रूरल एरिया से काम करने के लिए, तो जो दिल्ली का रिसोर्सेस है उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, जो कि संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है दिल्ली के लिए। तो इन सैटेलाइट सिटीज़ का डेवलपमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। मेजर सिटीज़ के चारों तरफ होती हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, इसके मेजर सिटीज़ के चारों तरफ ये सैटेलाइट सिटीज़ बना दी जाती हैं, जिससे कि अगर कोई इंसान आता है रूरल एरिया से यहाँ पे काम करने के लिए, तो वो दिल्ली में डायरेक्ट ना आके इन सैटेलाइट सिटीज़ में रहे। जिससे होता क्या है कि मेजर सिटीज़ पे उसका बर्डन नहीं पड़ता, और रिसोर्सेज का बात यह है कि अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो दिल्ली के जो रिसोर्सेज है ना उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग नेशनल फ्लैग है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया था कांग्रेस कमेटी ने कराची में 1931 में। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो नेशनल फ्लैग है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जिसका लेंथ 2:3 के रेशियो में है। जो तीसरा स्टेटमेंट कहता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एडहॉक कमेटी थी ई नेशनल फ्लैग के ऊपर, उसको हेड किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तीसरा भी बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं क्यों। तो देखिए यहाँ पे जो कांग्रेस कमेटी ने ना उससे कराची में 1931 को ट्राई कलर नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए बिल्कुल करेक्ट था। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट था कि जो उसका लेंथ टू विथ रेशियो होता है वो 3:2 का होता है, ना कि 2:3 का।
देखिए कांग्रेस कमेटी ने तो इसको 1931 में अडॉप्ट कर लिया किया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था मोशन के द्वारा 22 जुलाई 1947 को। और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो एडहॉक कमेटी होती है उसको हेड किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो वेस्ट बैंक के बारे में है। यह हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो हमें ये बताना है कि ये जो एरिया है वेस्ट बैंक जो जगह है वो किस इवेंट की वजह से न्यूज़ में रहती है। तो पहला है कि मेल्टिंग ग्लेशियर्स इन आर्टिक, दूसरा है इजराइल मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा है कि वॉल्केनिक इरप्शंस एट द कोस्ट ऑफ पेरू, चौथा है कि मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया इन द मेडिवल एरा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये इजराइल और मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से न्यूज़ में रहता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो वेस्ट बैंक है ना उसका जो साइज़ है वो गोवा के एरिया के लगभग हाफ है, और ये एक लैंडलॉक टेरिटरी है वेस्ट एशिया में, लैंडलॉक टेरिटरी है वेस्ट एशिया में, ठीक है। अब जैसे ये देख पाएंगे ये डेड सी है, इधर का जॉर्डन की बाउंड्री, इधर इजराइल की बाउंड्री है, और ये जो एरिया है इसको वेस्ट बैंक कहते हैं। इसको देखिए ना, जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया था 1948 में जब अरब इजरायली वॉर हुई थी, लेकिन बाद में 1967 में इजराइल ने इसको वापस स्नैच कर लिया था जॉर्डन से। यहाँ पे इजरायली के 130 फॉर्मल सेटलमेंट है और लगभग 26 लाख लगभग 26 लाख जो पैलेस्टीनियंस है जो यहीं पे रहते हैं। तो इस जगह को पहले ध्यान से देख लेते हैं। ये देखिए जॉर्डन, डेड सी, इजराइल और वेस्ट बैंक, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे जितना भी पूरी इन्फॉर्मेशन है वो रेड रेड हो रखी है। यहाँ का जो कलर भी है वो भी रेड हो रखा है, और रेड कलर देख के मुझे बस एक ही चीज़ याद आती है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होता है ना कि हमें एक तरह का सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, होता कुछ नहीं है, बस सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें और भी अच्छा करने का एक तरह से कह सकते हैं कि सपोर्ट है आप लोगों का, जिससे हम डे टू डे बेटर होते जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि वैक्सीन्स को दूसरी कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल कराने से पहले एक कंट्री जो होता है वो वैक्सीन के डोजेस को सिक्योर कर लेता है अपने सिटीजन्स और रेसिडेंट्स के लिए। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरर के बीच में, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और गवर्नमेंट के बीच में एक प्री परचेज एग्रीमेंट पहले से ही हो जाता है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो वैक्सीन नेशनलिज्म था ना वो हाल में ही न्यूज़ में था। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 ने हाल में ही एक अपनी पहली मीटिंग की है, जिसमें ये कंसीडर किया जाएगा कि लॉजिस्टिक एंड एथिकल एस्पेक्ट को किस लिए, प्रोक्योरमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, इसलिए मीटिंग हुई है। देखिए वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, इसमें होता क्या है ना, जो कंट्री इस वैक्सीन को बनाती है वो सबसे पहले सिक्योर कर लेती है वैक्सीन के डोजेस को, किसके लिए, अपने खुद के सिटीजन्स और रेसिडेंट्स के लिए, दूसरी कंट्रीज़ को अवेल कराने से पहले। इसमें होता क्या है, जो गवर्नमेंट होती है, जैसे मान लें रशिया ने ये वैक्सीन बनाई है, तो रशियन गवर्नमेंट जो होती है ना वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से पहले ही एक प्री परचेज एग्रीमेंट साइन कर लेती है। फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडिया, यूएसए और रशिया ने अभी तक कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि लॉन्च किया गया था WHO के द्वारा। इसका काम क्या है, ये प्रमोट करती है कंट्रीज़ के बीच में डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन एंड देयर ट्रीटमेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कन्वेंशन नंबर 182 के बारे में है। ये हाल में ही न्यूज़ में था। ये एक यूनिवर्सल रेटिफिकेशन है, हमें बताना ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो बताइए ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हेरिटेज से रिलेटेड है, या प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ डिप्लोमेट से रिलेटेड है। तो बताइए करेक्ट कौन सा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो ILO का कन्वेंशन है ना, वर्ल्ड फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, इसको कन्वेंशन 182 के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसमें क्या है, इसको यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिल गया है जब किंगडम ऑफ टोंगा ने इसको रेटिफाई किया। तो इसमें क्या है, 187 मेंबर्स हैं। इसका एम वही है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द चाइल्ड लेबर। देखिए जो चाइल्ड लेबर है ना वो एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है, इसीलिए चाइल्ड लेबर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट के अंतर्गत रखा गया है।
यहाँ तक कि यूएनजीए ने भी डिक्लेयर कर दिया है ईयर 2021 को एज द ईयर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो NIIO के बारे में है, नेशनल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये फॉस्टर करेगा इनोवेशन को, सेल्फ रिलायंस को डिफेंस में, कीपिंग द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो NIIO है वो 2 टीयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए NIIO जो है ना वो हाल में ही न्यूज़ में था क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। देखिए इसका यही काम है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना वो फॉस्टर करना इनोवेशन को और इंडिजेनाइजेशन को डिफेंस में, कीपिंग द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ये 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। तीनों टायर के बारे में आप देख सकते हैं, नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल एनटैक, वर्किंग ग्रुप अंडर द एनटैक, और तीसरा जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल TDAC। इसके जो काम है वो भी आप ध्यान से देख सकते हैं, वही है। पहला तो इसका वही एस्पेक्ट है इनोवेशन और इंडिजेनाइजेशन वाला। दूसरा है कि ये इंप्लीमेंट करेगा प्रोजेक्ट को। तीसरा जो है वो ये काम करेगा, जैसे मान लीजिए कोई भी टेक्नोलॉजी को लेकर डिस्ट्रप्टिव एमर्ज हो गया तो उसको सॉल्व करना और एक्सेलरेट करना काम को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो 6th क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग 6th शेड्यूल के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो 6th शेड्यूल है वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है कहाँ पे, ट्राइबल एरियाज़ में। ट्राइबल एरिया कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। ये काम क्या करता है, सेफ गार्ड करता है ट्राइबल एरिया की पॉपुलेशन को। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो भी ट्राइबल एरिया 6th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं क्यों। देखिए जो 6th शेड्यूल है ना वो हाल में ही न्यूज़ में था। क्यों, अरुणाचल प्रदेश ने कुछ डिमांड्स रखी हैं। पहली डिमांड ये रखी है कि पूरा अरुणाचल जो प्रदेश है उसको वो 6th शेड्यूल के अंतर्गत लाओ या तो आर्टिकल 371 के अंतर्गत लाओ। दूसरी डिमांड ये कहती है कि 2 ऑटोनोमस काउंसिल्स का भी गठन किया जाना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में, इसीलिए ये न्यूज़ में था। अरुणाचल प्रदेश जो है ना वो भी 5th शेड्यूल कैटेगरी में है, और जो बाकी जो 6th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं वो असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा आते हैं। अरुणाचल प्रदेश अभी नहीं आता है, वो इसी चीज़ की डिमांड कर रहा है, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। दूसरा क्या चीज़ क्या है, देखिए जो आर्टिकल 371A वो नागालैंड में अप्लाई होता है और नागालैंड को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश क्या कह रहा है कि हमको दोनों में से कोई एक दे दो, या तो हमको 6th शेड्यूल की कैटेगरी में डाल दो या तो हमको आर्टिकल 371A के अंतर्गत कर दो। देखिए जो 6th शेड्यूल की जो एरिया होते हैं ना वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का फ़ायदा क्या है कि जो कोई ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको वेराइंग डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी मिलती है स्टेट लेजिस्लेचर में। अभी जो हमारे पास है ना वो 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 असम में, 3 मेघालय में और 3 मिजोरम में और 1 त्रिपुरा में। देखिए हर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, एक सेपरेट रीजनल काउंसिल भी होता है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो 7th क्वेश्चन है वो एशियाटिक चीता के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये बिलीव किया जाता है जो एशियाटिक चीता है वो अभी भी सर्वाइव करते हैं, लेकिन केवल चाइना में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि IUCN की रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो एशियाटिक चीता हैं जो पहले कभी इंडियाज़ के फॉरेस्ट में या ग्रासलैंड में रोम करते थे वो इंडिया के द्वारा एक्सटेंड डिक्लेयर किए गए थे 1950s में। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दोनों करेक्ट है। कभी कभी एक्सट्रीम वर्ड का भी ध्यान देना जरूरी होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ओनली इन चाइना, थोड़ा एक्सट्रीम लगेगा लेकिन थोड़ा गेस भी कर सकते हैं चाइना में वैसे एशियाटिक चीता मिलते कहाँ हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं क्यों। देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है एशियाटिक चीता के बारे में, आइए उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए एशियाटिक जो चीता थे ना उनको डिक्लेयर किया था एक्सटिंक्ट इंडिया के द्वारा 1952 में। अब कुछ लोग परेशान हो गए कि वहाँ पे
ऑप्शन मतलब जो स्टेटमेंट बनाया गया था उसमें 1950s लिखा था, उसको 1950 मत पढ़िएगा, वो 1950s था, तो 52 में डिक्लेयर किया गया था। IUCN की रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखा गया है। देखिए एशियाटिक चीता सिर्फ अब ईरान में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी ओनली लगा है, तो मतलब अगर ज़्यादा एक्सट्रीम भी हो जाए तो कभी कभी सही हो जाता है। छोटी ये सब चीज़ों का बहुत मतलब याद रख सकते हैं, क्योंकि एशियाटिक चीता मतलब बहुत इंडिया में एक्सटेंट हो चुके हैं और बहुत ही फेवरेबल हैं, मतलब बहुत ही फेवरेट चैप्टर है UPSC का एशियाटिक चीता, उस पर क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। यहाँ पे कुछ फीचर्स बताए गए हैं चीता के बारे में कि जैसे वो लाइटर वेट होते हैं, शॉर्ट लेग्स होते हैं, वो क्यों एक्सटेंट हो गए इंडिया में, क्योंकि हैबिटेट लॉस हो गया उनका, टारगेटिक पोचिंग की जाती थी उनकी, इवन रोड किलिंग भी हुई है। कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई उनके बारे में, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं, वराइट क्लाइमेट में रह सकते हैं, क्लाइमेट टॉलरेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से उनका जो हैबिटेट है ना वो स्ट्रिंक कर गया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया उनके हैबिटेट के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन 8 है वो कृषि मेघ के बारे में है, ये हाल में ही न्यूज़ में था, तो बताइए कृषि मेघ क्या है। वर्चुअल ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स है, वर्चुअल कमोडिटीज ट्रेडिंग है, क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग है, या डेटा रिकवरी सेंटर है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक डेटा रिकवरी सेंटर है। आइए जान लेते हैं कृषि मेघ के बारे में। देखिए कृषि मेघ को हाल में ही लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। कृषि मेघ जो है वो एक डेटा रिकवरी सेंटर है, कहाँ पे, मतलब किसका, ICAR का। कृषि मेघ जो है वो हाल में ही सेटअप किया गया अंडर नेशनल एग्रीकल्चर एंड हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट NAHEP। देखिए डेटा रिकवरी सेंटर है जिसको सेटअप किया गया है कहाँ पे, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट हैदराबाद में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो 9 क्वेश्चन है वो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में है। ये जो इनिशिएटिव है जो सबसे पहले किसने प्रपोज किया था ये हमें बताना है, तो बताइए चाइना, ब्राज़ील, फ्रांस एंड इंडिया। मैं बता देना चाहता हूँ ये इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए इस इनिशिएटिव के अंदर आपको 3 मेजर चीज़ जानना है। सबसे पहला मेजर चीज़ है कि इसको प्रपोज किया गया था इंडिया के द्वारा। दूसरी बात ये कि कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और तीसरी बात ये है कि ये है क्या, इस इनिशिएटिव का मकसद क्या है। तो ये देखिए एक तरह का ये फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत क्या होगा, ग्लोबल कोऑपरेशन होगा। ग्लोबल कोऑपरेशन का मतलब है कि यहाँ पे ग्लोबल इकोसिस्टम बनाया जाएगा जिसमें क्या होगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है ना वो पूरे वर्ल्ड के साथ इंटरकनेक्टेड होगी। जैसे मान लीजिए इंडिया है, इसकी जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है वो पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होगी। पूरी दुनिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है वो दूसरे कंट्री के साथ इंटरकनेक्टेड होगी, जिससे क्या होना कि रिन्यूएबल एनर्जी को पूरी दुनिया में आपस में शेयर किया जा सके बहुत आसान तरीके से। तो यही जो है मेन इंपॉर्टेंट बात है इसकी। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वही है कि क्या है, कितनी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व है, मेजर जो पार्टनर है वो कौन कौन से हैं, जो अफ्रीकन पावर पूल्स है उनको लेटर स्टेज में इसमें ज्वाइन किया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम है ना वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। तो चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 10th क्वेश्चन है वो MCA 21 एप्लीकेशन के बारे में है। हमें बताना है ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। दूसरा है कि अप्लाई फॉर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तीसरा जो है व्यू मास्टर डिटेल्स ऑफ एनी कंपनी। चौथा जो है आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज। तो बताइए कौन कौन सा कोड के हिसाब से बताइए कौन सा करेक्ट है। मैं आपको बता दें तो पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, चौथा इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो MCA 21 है ना वो एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ये गवर्नेंस इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। अब देखिए इस एप्लीकेशन का काम क्या है, ये एप्लीकेशन करेगी क्या ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ना उनको ये फुली ऑटोमेट कर देगी। फुली ऑटोमेट करने का फ़ायदा क्या होगा, जिससे क्या होगा कि प्रोएक्टिव एनफोर्समेंट और कॉम्प्लायंस हो सकेगा लीगल रिक्वायरमेंट्स का, जो कि कंपनीज एक्ट 1956, न्यू कंपनीज एक्ट 2013 और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो इसके फर्दर बेनिफिट्स है वो भी जान लीजिए कि ये क्या करेगा कि किसी भी कंपनी को रजिस्टर करने में मदद करेगा और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको क्विकली एंड ईजिली एक्सेसिबल बनाएगा, और जो पब्लिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने में मदद करेगा, और क्या करेगा जो रेलेवेंट लॉज है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए उन सब का एक कॉम्प्लायंस बनाएगा और उनको इंश्योर करेगा प्रोएक्टिवली। और जो MCA के एम्प्लॉयज़ है ना उनको हेल्प करेगा कि सर्विसेज को और बेस्ट और जल्दी डिलीवर कर सकें।
तो चलिए बढ़ते आगे। ओके, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। एंड अगर आप हमारे फ्री स्टडी मटेरियल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।